हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे तीसरे टर्म में भी पाकिस्तान चीन पर कठोर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण के न्योते से दे दिया बहुत बड़ा संकेत, पड़ोसी बिलबिला उठा। जी हां दोस्तों, चौंकाएगी पीएम मोदी के शपथ समारोह की गेस्ट लिस्ट। मेहमानों की लिस्ट मौजूद ही नहीं, मालदीव के 3 कैबिनेट तक को भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे भारत को कीमत चुकानी होगी। जी हाँ, पीएम मोदी को जिनपिंग के चाटुकार ने दे दिया खुली धमकी। बताएंगे क्या रही वजह। तो वहीं संसद परिसर की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंधमारी की कोशिश, फर्जी आधार से अंदर जा रहे थे 3 लोग हुए गिरफ्तार। बताएंगे क्या था इनका मंसूबा संसद में जाकर करने की। तो वहीं आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक आज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे नीतीश कुमार, क्या पीएम मोदी जी के सामने रखेंगे ये मांग। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां तीसरे टर्म में भी पाकिस्तान चीन पर कठोर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण के न्योते से दे दिया बड़ा संकेत, पड़ोसी बिलबिला उठा। दरअसल करीब 70 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई पड़ोसी देशों के लीडर्स को न्योता भेजा गया है। कुछ देशों ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पुष्टि कर दी है और उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगे। हालांकि इस समारोह में पाकिस्तान और चीन को नहीं बुलाया गया है। दोस्तों, मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के टॉप लीडर्स होंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान को एंट्री नहीं मिलेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच 5 जून को बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस फोन कॉल में ही पीएम मोदी ने शेख हसीना को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने भी शेख हसीना के शामिल होने की खबर दी है। पाकिस्तान के साथ भारत के राजनयिक संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर है। दोनों देशों के बीच बातचीत बंद है, व्यापार तो हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्टैंड में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, यानी जब तक पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता रहेगा तब तक उसके साथ बातचीत या व्यापार नहीं होगा। तो वहीं गलवान हिंसा के बाद से भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत चल रही है। भारत हमेशा से आगे से बातचीत सुलझाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन चाइना बार बार भारत को झांसा देने की कोशिश कर रहा है। वैसे में पाकिस्तान और चाइना को भारत ने इनवाइट नहीं किया है। अब तक अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और इजराइल सहित दुनिया भर के लगभग 100 देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल की शुभकामनाएं दे चुके हैं। सभी ने भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई है। इससे पहले 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। वर्ष 2014 के पहले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा था। तब पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ के साथ अफगान राष्ट्रपति और श्रीलंका के राष्ट्रपति समारोह में शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में चीन पाकिस्तान वाकई में बौखलाता नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताइवान की बधाई पर जिनपिंग के चेले की बड़ी धमकी। कहा भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ, जिनपिंग के चाटुकार ने दी है ये खुली धमकी। कहा मोदी ने हद पार कर दिया, अब भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स ने बधाई दी है। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति के बधाई संदेश पर पीएम मोदी के प्रतिक्रिया देने पर चीन बिफर गया है और उसने भारत के समक्ष विरोध जताया है। इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु शिजिन ने भारत को धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने ताइवान के राष्ट्रपति के बधाई संदेश पर पीएम मोदी के धन्यवाद पर ट्वीट करके लिखा कि नरेंद्र मोदी ने हद पार कर दी है। इस दिशा में आगे बढ़ने पर भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, इतनी बड़ी धमकी दी है इस जिनपिंग के चाटुकार हु शिजिन ने। इस पर आप दोस्तों करारा जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और खास करके भारत को कीमत चुकाने की धमकी दे रहा है। चीन चाहता है कि ताइवान को कोई भी देश ना माने, उसको चाइना का ही हिस्सा माने, यानी कि वन चाइना पॉलिसी के नीतियों को फॉलो करे। लेकिन भारत ने ताइवान के राष्ट्रपति के बधाई संदेश का जवाब पीएम मोदी ने दिया, उसके बाद ये चाइना बौखलाता नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बड़ी खबर बताते संसद परिसर की सुरक्षा में सेंधमारी की बहुत बड़ी कोशिश, फर्जी आधार से अंदर जा रहे थे 3 लोग हुए गिरफ्तार। जहां संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों ने कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड का उपयोग करके उच्च सुरक्षा वाले संसद परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 3 मजदूरों को पकड़ा है। उन तीनों ने अपने आधार कार्ड दिखाकर संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सीआईएसएफ कर्मियों को उनके आधार कार्ड पर शक हुआ और आगे की जांच में वो फर्जी पाए गए। बाद में तीनों को
सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कासिम, मोनिस और शोएब नाम से घुसने की कोशिश कर रहे तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया है कि मंगलवार को इन तीनों व्यक्तियों को संसद भवन के एक प्रवेश द्वार पर सुरक्षा और पहचान पत्र की जांच के दौरान सीआईएसएफ के कर्मियों ने हिरासत में लिया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में देखना यह होगा कि आखिर इनका मंसूबा क्या था, क्यों ये संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो भी फर्जी आधार कार्ड के द्वारा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे ये तीनों के तीनों? क्योंकि आधार कार्ड पर जिस प्रकार से इन्होंने फर्जी नाम के साथ एंट्री की थी, लग तो यही रहा है। तो वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान, अलापा कश्मीर का राग बोला ये प्राथमिकता। जी हाँ, पाकिस्तान गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी यानी कि टेम्परेरी सदस्य चुना गया है। वो 2 साल तक सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहेगा। उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 को शुरू होगा। पाकिस्तान को 193 संसदीय महासभा में 182 वोट मिले, जो 2/3 बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले आवश्यक 124 वोटों से कहीं अधिक है। पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को भी सुरक्षा परिषद का टेम्परेरी सदस्य चुना गया है। नए सदस्य देशों का ऐलान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने किया है। नए सदस्य देश जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। जी हाँ, सुरक्षा परिषद का सदस्य चुने जाते ही पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर, राग, अलापा, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया, जिसमें दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, फलस्तीन और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कायम रखना, अफगानिस्तान में सामान्यीकरण को बढ़ावा देना, अफ्रीका में सुरक्षा चुनौतियों के लिए न्याय संगत समाधान को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की प्रभावशीलता को बढ़ाना शामिल है। यानी कि मूवमेंट कोई सा भी हो, बस मौका चाहिए पाकिस्तान को कश्मीर पर जहर उगलने का। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी टेम्परेरी सदस्य बनने के लिए एक्स पर लिखा, यह गर्व की बात है कि पाकिस्तान को 182 वोट मिले और वो 2025 से 26 के कार्यकाल के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रों के बीच शांति, स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। यानी कि शहबाज शरीफ काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें, जेलेंस्की ने शांति समझौते के लिए भारत की भागीदारी की उम्मीद जताई, मोदी को यूक्रेन आमंत्रित किया। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बृहस्पतिवार को कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत की है और रशिया यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर स्विट्जरलैंड में आगामी शांति समझौते पर चर्चा की। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि समझौते में भारत अहम भूमिका निभाएगा। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उचित समय पर यूक्रेन का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करके उन्हें चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। मैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार के गठन और भारतीय जनता के लाभ के लिए निरंतर सकारात्मक कार्य करने की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने आगामी वैश्विक शांति समझौते पर चर्चा की। हम भारत की अहम भूमिका पर भरोसा करते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को उचित समय पर यूक्रेन का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जी हाँ, तो वहीं बता दें, करतारपुर कॉरिडोर की तरह हिंदुओं के लिए भी गलियारा खोलना चाहता है पाकिस्तान। आखिर ऐसा क्या कहा, आपको बता दें, पाकिस्तान अब हिंदुओं के लिए भी करतारपुर कॉरिडोर जैसा गलियारा बनाने की पेशकश कर रहा है। पाकिस्तानी सूबे सिंध प्रांत के पर्यटन मंत्री जुल्फिकार अली शाह ने दुबई में कहा है कि हिंदू और जैन धर्म के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रांत में पाकिस्तान भारत सीमा पर करतारपुर जैसा धार्मिक गलियारा बनाया जा सकता है। सिंध में पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित दुबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि उमरकोट और नगर पारकर में गलियारा बनाया जा सकता है, जिनमें से नगर पारकर में कई ऐतिहासिक जैन मंदिर हैं। उन्होंने बताया कि सिंध में बड़ी संख्या में हिंदू और जैन धर्मावलंबी आने के इच्छुक हैं। शाह ने सुझाव दिया है कि सिंध सरकार धार्मिक पर्यटकों के लिए भारत से सुकुर या लड़काना के लिए साप्ताहिक उड़ान भी शुरू कर सकती है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान अब ऐसा बयान इसलिए दे रहा है कि कहीं पाकिस्तान के लिए भारत के सारे दरवाजे बंद ना हो जाए? ऐसे में वो इन चीजों को व्यापार से भी जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। जी हाँ, आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर बता दें, जहां सार्क के बहाने भारत के पड़ोसियों को भड़का रहा है चीन। मोदी सरकार की बिम्स्टेक पर बड़ी नजर। दरअसल बिम्स्टेक पर आपको पूरी जानकारी देते हैं, जहां चीन इन दिनों भारत के पड़ोसी देश नेपाल और पाकिस्तान को सार्क के नाम पर भड़का रहा है। दरअसल पाकिस्तान आतंकी हरकतों के कारण भारत ने सार्क से किनारा कर लिया था, तब से यह संगठन निष्क्रिय पड़ा हुआ था, इनएक्टिव है। उस समय सार्क की अध्यक्षता नेपाल के पास थी। ऐसे में चीन अपने सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से नेपाल और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। वहीं भारत इस समय बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल
बंगाल की खाड़ी इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बोले तो बिम्स्टेक को ज्यादा महत्व दे रहा है ताकि पाकिस्तान की भूमिका को सीमित किया जा सके। और यही वजह है कि सार्क के बहाने भारत के पड़ोसियों को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। तो वहीं मालदीव को दान दे रहा है लेकिन तिब्बतियों को पीने तक का नहीं है पानी। जी हाँ, विशेषज्ञों से समझे कैसे पानी को हथियार बना रहा है चाइना। दरअसल चीन ने इसी साल मार्च और मई में 2 अलग अलग खेपों में मिलाकर 3000 मीट्रिक टन पीने का पानी उपहार में मालदीव को दिया। खास बात यह है कि इस पानी को तिब्बत के ग्लेशियर से निकालकर समंदर के रास्ते मालदीव पहुंचा दिया। तो वहीं तिब्बत, जिस पर चीन ने 1950 में हजारों सैनिकों को भेजकर कब्जा कर लिया था और जिसके नेता दलाई लामा का बाद में भागकर भारत में शरण लेना पड़ा था। दिलचस्प यह है कि जब चीन तिब्बत के ग्लेशियर से पानी निकाल रहा था उसी समय वो अपने देश में जल संरक्षण नियमों को लागू कर रहा था। जल संरक्षण के ये नियम प्रशासनिक क्षेत्र में पानी के उपयोग की सीमाएं निर्धारित करते हैं और तिब्बत तथा चीन के अन्य भागों में जल संरक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के पद संभालने के बाद माले और बीजिंग के बीच नजदीकियां तेजी से बढ़ी हैं। अब ऐसे में मालदीव को तो 3000 मीट्रिक टन पानी पहुंचा दिया चाइना ने, लेकिन उसके नजदीक तिब्बत को पानी देखने तक नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, जबकि तिब्बत में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, तिब्बतियों को पानी नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में चाइना को जिससे फायदा मिलता है उसकी तरफ चाइना का हमेशा से झुकाव रहा है, लेकिन तिब्बतियों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन को हथियार दिया तो आपकी सीमा पर तैनात करेंगे मिसाइलें। जी हाँ, पुतिन की पश्चिम को बड़ी धमकी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रशिया में और अंदर तक हमला करने की अनुमति दी जाए तो वो अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी में पारंपरिक मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों के साथ अपनी पहली आमने सामने की बैठक में पुतिन ने कहा कि पश्चिम का ये मानना गलत है कि रशिया कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन के परमाणु सिद्धांत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की प्रतिक्रिया पश्चिमी मिसाइलों को मार गिराना होगा। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी अटैकम्स और ब्रिटिश फ्रांसीसी मिसाइल प्रणालियों का उल्लेख किया दोस्तों। तो वहीं नेपाली सेना का एवरेस्ट पर सफाई अभियान, 5 मानव अवशेष और 11 टन कचरा हटाया। जी हाँ, नेपाली सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत नेपाल की सेना के जवानों ने एवरेस्ट क्षेत्रों से 5 मानव अवशेष और 11 टन कचरे को हटाया। नेपाली सेना का यह सफाई अभियान करीब 2 महीने चला। पर्वत सफाई अभियान की शुरुआत नेपाली सेना ने 2019 में की थी और ये इस तरह का चौथा अभियान है। नेपाली सेना को माउंट एवरेस्ट की सफाई के दौरान 4 इंसानी शव और एक नर कंकाल मिला। ये शव एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के हैं जो हादसे का शिकार हो गए थे। तो वहीं बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को किया फोन, दिल्ली में भेज रहे हैं अपना सलाहकार। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन कर लोकसभा चुनाव में एनडीए की सफलता पर बधाई दी है। तो वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा और आम चुनाव के सफल आयोजन के लिए सरकार और मतदाताओं को बधाई दी। इस बीच व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जल्द भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पिछले 6 हफ्तों में जो चुनाव हुए वे दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था। हम इस बड़े काम के लिए भारत सरकार, मतदाताओं और चुनाव कार्यकर्ताओं की सराहना करते हैं। तो वहीं बता दें, बलूचों पर सैन्य अभियान चलाया तो कर्ज के पहाड़ के नीचे दब जाएगा पाकिस्तान। चीन ने दिया यह खास आदेश। दरअसल चीन इस समय अपने गुलाम पाकिस्तान से खुश नहीं है। बीजिंग ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीसी परियोजना को सुरक्षा देने के इस्लामाबाद के प्रयास काफी नहीं है। मार्च में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का आतंकी हमले में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। इसके साथ ही बलूच विद्रोहियों ने भी चीनी निवेश को निशाना लगाकर हमले किए हैं। इसमें हमलों से गुस्साए चीन ने पाकिस्तान को चीनी नागरिकों की सुरक्षा करने का आदेश दिया है। चीन ने ऐसा न करने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद अपनी सेना भेजने की धमकी दी थी। ऐसे में चीन की मांग के बारे में ये रिपोर्ट पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चीन की 5 दिवसीय यात्रा से ठीक 2 दिन पहले आई है। इस यात्रा के दौरान कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन से सीपीसी परियोजना के बहाने सहयोग को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की चीन की मांग घातक हो सकती है। तो वहीं बता दें, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में बदलाव मामले में फैसला सुरक्षित शीर्ष कोर्ट में इमरान खान ने दी चुनौती। जी हां, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में बदलाव से संबंधित मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि अभी इसकी घोषणा की तारीख
तारीख तय नहीं की गई है। इस मामले के याचिकाकर्ता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रावलपिंडी के अदियाला जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश हुए, जहां वो पिछले साल सितंबर में कैद में है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए भरी उड़ान रच दिया इतिहास। जी हाँ, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एक अन्य सहकर्मी के साथ तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई है। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टार लाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। विलियम्स और बुच विलमोर को लेकर बोइंग का क्रू पायलट टेस्ट मिशन कई बार के विलंब के बाद फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। विलियम्स ने इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला के रूप में भी इतिहास रचा है। जी इस बार भी उनको आप लोग दोस्तों ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए एनडीए संसदीय दल की बैठक आज, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए शुक्रवार यानी आज भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होने की संभावना है। इसके साथ ही मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को हो सकता है। सूत्रों ने कहा है कि मोदी के राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी संभवतः रविवार को शपथ ले सकते हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने बिना शर्त समर्थन दिया है दोस्तों बीजेपी को। तो वहीं आपको बता दें, कैसी होगी मोदी की 3.0 की कैबिनेट, कौन बनेगा गृह मंत्री, किससे मिलेगा वित्त और रक्षा मंत्रालय। दरअसल अब की बार गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी किसको मिलेगी और रेल मंत्री कौन बनेगा, इसकी लिस्ट फाइनल करने के लिए मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की आज बैठक हुई यानी कल, और ये बैठक 6 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली। बैठक के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा सीधे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। माना यह जा रहा है कि पीएम से मीटिंग के बाद संभावित मंत्रियों के नाम पर फैसला होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या इस बार अमित शाह जी का गृह मंत्रालय चेंज होगा दोस्तों? क्या गृह मंत्रालय का पोस्ट किसी और को मिलेगा? आप क्या कहते हैं दोस्तों, क्या अमित शाह जी को ही दोबारा गृह मंत्रालय मिलना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, नई सरकार के गठन के साथ आखिर क्यों चर्चा में है ये दोनों टर्म्स, यानी क्या विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी का राज्य मिलेगा बिहार को? आपको बता दें, नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट के बीच नई शब्दावली भी चर्चा में। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष श्रेणी का राज्य सुनने में ये शब्द भले एक से लगते हैं, लेकिन इनके मायने अलग हैं। राजनीतिक हलकों में एनडीए के घटक दलों में से जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम की विशेष दर्जे वाले राज्य की संभावित मांगों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसे में एससीएस क्या है, किसी राज्य को यह दर्जा कैसे दिया जाता है और इससे उस राज्य और वहां की जनता को क्या लाभ होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इस गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर सकते हैं, क्योंकि बिहार को लेकर नीतीश कुमार हमेशा से ही विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उनकी मांग रही है। अब जब नीतीश कुमार की वजह से ही बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी रहेगी, ऐसे में नीतीश कुमार की बात को बीजेपी कभी टाल नहीं सकती, ये उनकी मजबूरी है नीतीश कुमार की बात को मानना है। वैसे में देखना यह होगा कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। ऐसे में दोस्तों आप से हमारा सवाल यही है कि अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, कैसे वो एक नॉर्मल स्टेट से अलग होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। पूरी जानकारी विस्तार के साथ बताइएगा। देखते हैं कि किन किन को ये पता है। तो वहीं आपको बता दें, एक और मानहानि केस में फंसे राहुल गांधी आज होंगे अदालत में पेश। सीएम और डिप्टी सीएम को मिल चुकी है बेल। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा की कर्नाटक द्वारा दायर मानहानि के मामले में शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने कांग्रेस पर मुख्य धारा के समाचार पत्रों में कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाया था। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 23 के शासन काल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। जी हाँ, विधायकों के संग बैठक के बाद बोले अजित पवार, कहा बारामती के नतीजे से हूँ हैरान, मुस्लिम एनसीपी से दूर चले गए। जी हाँ, लोकसभा चुनाव होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां आत्म मंथन में जुटी हैं। पार्टी नेता इस बार मंथन कर रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पर किस वजह से हार में। इसी कड़ी में गुरुवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने एक होटल में विधायकों की बैठक बुलाई। खुद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती सीट से लोकसभा चुनाव अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार गई। हालांकि अजित पवार की विधायकों संग बैठक से पहले खबर आई कि बैठक में अजित पवार के कई विधायक नहीं पहुंचे और वो शरद पवार के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शामिल न होने वाले 5 विधायकों ने अपनी कुछ निजी कारण बताए। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्मा
आ गया। अब अजित पवार ने मीडिया में आकर इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिणामों के बाद मैंने किसी से बात नहीं की, हमें अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, हम महाराष्ट्र के नतीजों से खुश नहीं है। मुझे लगता है कि नतीजों की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे जनता के नतीजों को स्वीकार करना होगा। मैं नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। सभी विधायक हमारे साथ हैं, कोई भी विधायक ना खुश नहीं है। बारामती के नतीजों से मैं बहुत हैरान हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि बारामती के ऐसे नतीजे कैसे आए। तो वहीं ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।